Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 7 of unit 3, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So let's get started. So our first topic is aggregate demand. What is aggregate demand? जैसे हमने लास्ट क्लासेस में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि हम माइक्रो लेवल में इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल लेवल पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल डिमांड की बात करेंगे, मीन्स एग्रीगेट लेवल पर बात करेंगे, तो मीन्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। तो आज हमें वही देखना है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो पहले हम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जितनी भी एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को क्या बोला है यहाँ पर? एग्रीगेट डिमांड, कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर देख हमने क्या है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था नेशनल इनकम में, एक था हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक था हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो क्या था? जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हम बात करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने डिमांड मेजर करी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कहाँ कैसे करी हमने? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करें। दैट्स वाई जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर हम +2 लेवल पर बात करें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे वो किसके रिलेशन में पढ़ेंगे? इनकम लेवल पर पढ़ेंगे। कि किसके रिलेशन में पढ़ रहे हैं? इनकम के रिलेशन में, कि इनकम के रिलेशन में डिमांड कैसे मेजर करेंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन द गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड होगी वो कैसे मेजर करी जाएगी? किसके टर्म्स में मेजर होगी? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने कितना खर्चा प्लान किया है या फिर एक्चुअल में किया, वो हम आगे देखेंगे। कितना खर्चा है हुआ, प्लान किया है हमने एक अकाउंटिंग ईयर में करने के लिए, उससे हम मेजर करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड एज व्हाट पीपल विश टू प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर पीपल ने कितना एक्सपेंडिचर प्लान करा है करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में, उससे हम मेजर करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। मीन्स जब आपकी इनकम 100 थी तब आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे थे 20, अब आपकी इनकम बढ़ गई 200 हो गई, अब आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 40। तो यहाँ पर जो आप एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर रहे हो वो किस पर मेजर कर रहे हो? इनकम लेवल पर मेजर कर रहे हो, कि आपने कितना खर्चा प्लान किया है, विश टू और प्लान टू। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि विश टू और प्लान टू, कि कितना खर्चा प्लान किया गया है एक अकाउंटिंग ईयर में करने के लिए, उससे हम मेजर करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। यहाँ पर हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम प्लान एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कि कितना प्लान एक्सपेंडिचर है एक अकाउंटिंग ईयर में। क्लियर है? तो इन सारे पॉइंट्स से मिलाकर एक हमारी डेफिनेशन बनती है एग्रीगेट डिमांड की। वो क्या है? एडी इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एडी क्या है? टोटल खर्चा जो लोगों ने प्लान करा है करने के लिए, परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो क्या हुआ एग्रीगेट डिमांड? एक अकाउंटिंग ईयर में लोगों की डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर लोगों ने जितना खर्चा प्लान किया है करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसको हमने क्या बोला है? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर, जो पीपल ने प्लान करा है करने के लिए ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट हम एडी का स्केड्यूल देख लेते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एडी की। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हम एडी को कैसे मेजर करेंगे? इनकम के टर्म्स में मेजर करेंगे। यहाँ पर मैंने वाई को डिनोट करा है इनकम से। जब हम इकोनॉमिक के सेंस में, जब भी मैं वाई को मेजर करूँगी इकोनॉमिक्स में, हम वाई को किससे मेजर करते हैं? मीन्स वाई को जो हमने मेजरमेंट दिया वो कितना क्या दिया? इनकम।
तो एक साइड लिया मैंने इनकम और एक साइड लिया मैंने एग्रीगेट डिमांड। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, इनकम मेरी थी 0, डिमांड कितनी थी 30। अब क्या हुआ, इनकम हो गई मेरी 100, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। फिर इनकम हो गई 200, डिमांड 40 हो गई। इनकम 300 हो गई, डिमांड 45 हो गई। ऐसे हमारी इनकम हो गई 400, डिमांड हो गई 50। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। और स्टार्टिंग के पॉइंट पर हमने क्या देखा, इनकम 0 है और डिमांड 30 है, एग्रीगेट डिमांड 30 है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपकी इनकम 0, आपके पास पैसे नहीं है और आप तब भी कुछ डिमांड कर रहे हो, डिमांड आपकी कुछ ना कुछ है, ऐसा हो सकता है। कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपकी कुछ भी इनकम नहीं है, 0 इनकम है, तब भी आप डिमांड कर रहे हो। डिमांड तो करोगे ना, क्योंकि आप तो अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करोगे, तो बेसिक खाने के लिए कुछ ना कुछ तो डिमांड रहेगी आपके पास, इनकम भले ही ना हो। आप डिस सेविंग करोगे, आप अपना पुराना पैसा निकाल के, मीन्स वही डिस सेविंग कर रहे हो। तो ये पॉइंट आता है कि भले ही आपकी इनकम 0 हो, लेकिन आप तब फिर भी कुछ ना कुछ डिमांड करोगे। तो एडी कभी भी 0 नहीं होगी, एडी हमारी कुछ ना कुछ रहेगी, चाहे इनकम हमारी 0 भले ही हो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये बताती है। सेकंड क्या बोलता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। पहले आपकी इनकम थी 0, डिमांड थी 30, इनकम हो गई 100, डिमांड बढ़ गई 35। इनकम और बढ़ रही है, फिर डिमांड हमारी 40 हो गई, इनकम 300 हो गई, डिमांड 45 हो गई। तो हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप डिमांड बढ़ा रहे हो, ठीक है, कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ा रहे हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इनकम तो बढ़ रही होगी, लेकिन आपकी डिमांड आप इतनी नहीं करोगे कि आपकी सारी नीड्स उस टाइम पे फुलफिल हो रखी होंगी। कि ये नहीं कि आप, अगर आपकी बहुत सारी इनकम बढ़ रही है तो आप ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी इनकम तो बढ़ रही होगी ज़्यादा रेट से, लेकिन आपकी डिमांड इतने रेट से नहीं बढ़ रही होगी। आप उस टाइम पे कुछ सेविंग्स भी करना स्टार्ट करोगे, है ना। तो वही वाला पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, बट आफ्टर एट अ पॉइंट इनकम इंक्रीज एट अ सर्टेन पॉइंट बट देन एडी लेग्स बिहाइंड वाई। कि मतलब एक पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका जो एडी होगा वो लेग्स बिहाइंड वाई, मीन्स एक पॉइंट के बाद एडी जो होगा वो कम बढ़ेगा एज कम्पेयर टू इनकम। तो उसको आप कैसे लिखोगे, बट आफ्टर सर्टेन वाई, इंक्रीज इन वाई एट सर्टेन पॉइंट देन एडी लेग्स बिहाइंड वाई, मीन्स एडी आपका थोड़ा कम रेट से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू इनकम। क्लियर है पूरा ये एडी का स्केड्यूल और एडी के क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, जब आपकी इनकम 0 होगी तो डिमांड कुछ ना कुछ रहेगी, डिमांड कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी ही होंगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, एडी आपका जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, एक सर्टेन पॉइंट के बाद एडी लेग्स बिहाइंड वाई, मीन्स एडी आपका कम रेट से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू इनकम। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ रही होगी लेकिन डिमांड आपकी कम रेट से बढ़ रही होगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर आप कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड हमारा किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि हमारी इकॉनमी में हमारी 2 टाइप्स की इकॉनमी होती है, कौन कौन सी। एक होती है क्लोज्ड इकॉनमी और एक होती है ओपन इकॉनमी। और क्लोज्ड इकॉनमी हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है 2 सेक्टर इकॉनमी और एक होती है हमारी 3 सेक्टर इकॉनमी। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ क्लोज्ड इकॉनमी कौन सी होती है और ओपन इकॉनमी कौन सी होती है। क्लोज्ड इकॉनमी जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है हमारा अदर कंट्रीज से, तो ऐसी इकॉनमी को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकॉनमी। ओपन इकॉनमी क्या होगा, जिसमें हम अदर कंट्री से भी रिलेट कर रहे हैं, मीन्स अदर कंट्री से भी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसी इकॉनमी को क्या बोलेंगे, ओपन इकॉनमी। अगर मैं बात करूँ इंडिया, इंडिया कैसी इकॉनमी, ओपन इकॉनमी की क्लोज्ड इकॉनमी। तो इंडिया हमारी ओपन इकॉनमी, क्यों, क्योंकि हम अदर कंट्री से भी रिलेशन रखते हैं, अदर कंट्री से के साथ भी हमारा ट्रेड होता है। क्लियर है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बात करी क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी में 2 सेक्टर्स, हमने 2 सेक्टर इकॉनमी लिया है और 3 सेक्टर इकॉनमी लिया है। तो 2 सेक्टर इकॉनमी में कौन कौन होंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। जैसे हमने लास्ट में स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था नेशनल इनकम में,
हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी को सेग्रीगेट करके हमारा क्या बनेगा पूरा, मीन्स उसको ही हम कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, अपनी पूरी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बनेंगे। तब हम देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आएगा? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे, उनके एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर्स भी कुछ खर्चा करते हैं, तो प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड बना है वो क्या हुआ? C+I, मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब हमने देखा 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो होगा जो खर्चा करा है हाउस होल्ड्स ने, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो खर्चा करा है प्रोड्यूसर्स ने, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड 3 सेक्टर इकोनॉमी हमारी कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगी। अब गवर्नमेंट दोनों टाइप के खर्चे करती है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करेगी और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे करेगी? जब वो फूड और क्लॉथ्स परचेज कर रही होगी, किसके लिए? डिफेंस फोर्सेस के लिए। जब वो डिफेंस फोर्सेस के लिए फूड्स एंड क्लोथ्स परचेज कर रही है तो वो क्या बोला है हमने? मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सोसाइटी के बिहाफ पर जब गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब सोसाइटी के बिहाफ पे कैसे? वही चीज़ मैंने बोली जो एग्जांपल मैंने लिया है कि गवर्नमेंट ने फूड एंड क्लोथ्स परचेज करें डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो ये क्या है? गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कब करेगी? जब गवर्नमेंट क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन करेगी, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनवाएगी, तो वो गवर्नमेंट का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, तो वो ऐड होंगे हमारे एग्रीगेट डिमांड में। इस ऐसे हम मेजर करेंगे। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आ जाएगा? AD इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में मैंने क्या बात करा? ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी? जहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इंट्रैक्शन रख रहे हैं। तो ओपन इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो होगा, तो AD कैसे मिलकर बनेगा? AD इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ खर्चे होंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा, तो वहाँ पर भी डिमांड क्रिएट होगी। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने जो डिनोट करा वो किससे करा? X-M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। तो यहाँ पर जो हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी में पूरा एग्रीगेट का कंपोनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? AD इक्वल टू C+I + G प्लस X-M। तो ये होगा। ऐसे हम मेजर करेंगे अपनी एग्रीगेट डिमांड को, कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि इन सारे सेक्टर्स ने कितना एक्सपेंडिचर करा है गुड्स एंड सर्विसेज में, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यहाँ पर हमने क्या देखा? एक्सपोर्ट हमने ऐड करे हैं और इम्पोर्ट हमने सब्ट्रैक्ट करे हैं। इम्पोर्ट सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि इम्पोर्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट का मतलब हम दूसरे कंट्री के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो मीन्स दूसरे कंट्री में डिमांड क्रिएट हो रही है, हमारी कंट्री में डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, हमारे कंट्री के गुड्स की डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। दैट्स वाई हमारा जो इम्पोर्ट है वो सब्ट्रैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड में। और एक्सपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड क्रिएट हो रही है, तो मीन्स हमारी कंट्री के एग्रीगेट डिमांड में ये चीज़ ऐड होगी। क्लियर है? तो जब भी इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। मीन्स इम्पोर्ट के बढ़ने का मतलब दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, तो मीन्स उस कंट्री की डिमांड बढ़ रही है, हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ रही है। और जब भी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे मतलब कि हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, मीन्स दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो मीन्स का मतलब क्या होगा? हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होंगे। एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बनी है पूरी? AD इक्वल टू C+I + G प्लस X-M। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा और कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो
गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा है किसके बिहाफ पर, सोसाइटी के बिहाफ पर. फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ मींस परचेज ऑफ क्लोथ्स एंड फूड फॉर डिफेंस फोर्सेस. और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा ऐड होगा और इम्पोर्ट हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट. क्लियर है components of aggregate demand, and this is the most important topic from examination point of view. नेक्स्ट जो आज हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई. जैसे हमने वही वाली बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे हम डिमांड का चैप्टर पढ़ते हैं और सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो में हम एग्रीगेट की बात करते हैं, मीन्स टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई. तो जैसे अभी हमने बात करी थी एग्रीगेट डिमांड, ऐसे ही हम एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे. तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर्स करते हैं, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं. तो हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है. AS refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. तो AS क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो प्लान की गई है. हम यहाँ पर किससे कंसर्न है, एक्चुअल से कंसर्न नहीं है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, जो प्रोडक्शन प्लान की गई है किसके थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पर मेन पॉइंट रहेगा प्लान. जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड में बात करी थी कि जो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है थ्रू कंज्यूमर्स, बाय द कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर भी हम क्या बात करें, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो प्लान की गई है प्रोड्यूसर्स के थ्रू एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई. क्लियर है एग्रीगेट सप्लाई क्या है. It implies to flow of goods and services in the economy during an accounting year. अब क्या होगा, जब एग्रीगेट सप्लाई होगी तो मीन्स प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्रोडक्शन जो प्लान किया गया, तो इससे क्या होगा, फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में. जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो मतलब कुछ इनकम जनरेट होगी. तो जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई मीन्स जितना फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उतनी ही इनकम जनरेट होगी. तो यहाँ पर हम किससे कंसर्न है कि जो हमारा जितना फ्लो होगा मीन जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही हमारी इनकम जनरेट होगी. दैट्स वाई यहाँ पर AS जो है इनकम के इक्वल होगा. इन दोनों को हम आइडेंटिकल ट्रीट करते हैं, जितना फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का उतनी ही इनकम जनरेट होगी. तो AS इक्वल टू वाई. क्लियर है. जैसे हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं एक बार. तो टैबुलर, अगर हम इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हम इसकी देखें तो वो कैसी होगी, एक साइड हम लेते हैं इनकम और एक साइड लेते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई. अगर मेरी इनकम ज़ीरो है मींस फ्लो ही नहीं है, सॉरी अगर मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज़ीरो है कि सप्लाई ही नहीं हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इनकम भी ज़ीरो होगी. अब मेरी एग्रीगेट सप्लाई हुई 20 तो इनकम भी मेरी बढ़ गई 20. एग्रीगेट सप्लाई मेरी और बढ़ी 40 हुई तो इनकम भी 40 हो रही है. तो मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे. क्लियर है. अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो वो हम एक बार देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पर मैंने लिया इनकम या फिर GDP और वाई एक्सिस पर लिया है एग्रीगेट सप्लाई. ये मेरा ओरिजिन हो गया. यहाँ पर मैंने 20, 40, 60, 80, वाई एक्सिस पर ले मैंने 20, 40, 60, 80. यहाँ पर हमने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, इनकम मेरे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे और ये कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. मींस जब आपकी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है इस पॉइंट पर. इनकम 20 हुई, एग्रीगेट सप्लाई भी 20 हो गई. इनकम 40 हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी 40 हो रही है. इनकम बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है. तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है. तो ये हमारा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग. और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का स्लोप होगा वो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा. ठीक है. यहाँ पर AS इक्वल टू वाई और AS कब हमारा ऑरिजिन से स्टार्ट होता है. दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब.